जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट देखेंगे। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम में देखे थे कि नंबर्स को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, उनका डिफिनेशन क्या है। उनमें से कुछ नंबर ऐसे थे जिनको किसी स्पेशल अक्षर से डिनोट करते थे, तो उसी को हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे देखते हैं फिर क्या क्या है इसमें पढ़ने के लिए। देखिए, एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है। अब एक होता है डब्लू। डब्लू को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हुए इनफाइनाइट तक जाता है। एक होता है एन, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं और इसी नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, तो उसको आई प्लस या जेड प्लस से डिनोट करते हैं। ये होता है 1 से इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। फिर उसी तरह से होता है नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस या फिर जेड माइनस से डिनोट करते हैं, और ये 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन माइनस के साथ होता है, यानी कि -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट करके माइनस इनफाइनाइट। अब होता है इंटीजर। इंटीजर को आई से या फिर जेड से डिनोट करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो देखिए, नेगेटिव इंटीजर -1 से माइनस इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इंटीजर 1 से इनफाइनाइट तक। और इंटीजर में कहाँ से कहाँ तक होता है, उसमें नेगेटिव वाला भी आ जाता है और पॉजिटिव वाला भी आ जाता है, और उसके साथ साथ उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके प्लस का इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है। तो रियल नंबर को ऐसे, होल नंबर को ऐसे, नेचुरल नंबर को ऐसे, और नेगेटिव इंटीजर को ऐसे और पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। उसी तरह से आपका जो रेशनल नंबर है उसको क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाता है, पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू कोई इंटीजर है लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो देखिए, जब आपका क्वेश्चंस होता है तो कुछ इसी तरह से बोल देता है कि x बिलोंग कर रहा है i से, तो जब x बिलोंग कर रहा है i से, तो इसका मतलब हम लोग को समझ लेना चाहिए कि वो इन सब की बात कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर कहीं पे बोल दे कि x बिलोंग कर रहा है z माइनस से, तो हम लोगों को समझ जाएगा कि नेगेटिव इंटीजर का बात कर रहा है। ठीक है ना। तो इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा, इसकी जगह पे बस केवल यही सिंबल लिख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो इसी की बात कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ब्रैकेट के बारे में समझ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे हमने लिखा है स्मॉल ब्रैकेट। कहीं कहीं पर कैपिटल ब्रैकेट का भी प्रयोग होता है। तो देखिए, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कैपिटल ब्रैकेट और एक होता है कर्ली ब्रैकेट। देखिए, इन तीनों का यूज कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं। देखिए, कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है वो गिनती में दिए हो, जैसे 8 10 15 ऐसे सॉल्यूशन दिए गए हो, तो वहाँ पे जब हम लोग जिसका यूज करेंगे वो होगा कर्ली ब्रैकेट। जैसे मान लीजिए हमने x² + 5x + 4 ऐसे हमने एक द्विघात समीकरण लिया। अब यहाँ पे हम जब x का मान निकालेंगे तो x का मान -4 और -1 मिलेगा। तो इसके सॉल्यूशन को जब हमको डिनोट करना रहेगा तब हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और -4 का -1 लिख देंगे। देखिए, कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है ना, जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें लिमिट होते हैं। ठीक है। और इसका मतलब ये भी हो जाता है जो इसमें लिखे हैं केवल उन्हीं की बात किया जा रहा है जब ये कर्ली ब्रैकेट लगा रहेगा तब। जैसे यही वाला देखिए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के -4 और -1 लिखे, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो सॉल्यूशन है वो केवल और केवल -4 और -1 ही है जब कर्ली ब्रैकेट लिखा रहेगा तब। वैसे ही ये जब स्मॉल ब्रैकेट लिखा रहेगा, जैसे सपोज इसी को अगर हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख दे -4 का -1, अब इसका मतलब ये नहीं कि अब इसका केवल दो सॉल्यूशन है -4 और -1, नहीं, अब यहाँ पे इसका मतलब ही बदल जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब कर्ली ब्रैकेट रहेगा तो केवल जो लिखा है बस वही सॉल्यूशन है, और जब स्मॉल ब्रैकेट लिखा रहेगा चाहे कैपिटल ब्रैकेट लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब स्मॉल ब्रैकेट रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस -4 और इस -1 के बीच में जो भी संख्याएं हैं उन सबको लिया गया है। तो देखिए, -4 और -1 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, अनगिनत संख्या, इनफाइनाइट संख्याएं होंगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है।
उसी तरह से जब ये बड़ा ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि -4 और -1 के बीच में जितनी नंबर्स होती हैं उन सबको भी लेना है और इस -4 और -1 को भी लेना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, तो जब ये स्मॉल ब्रैकेट रहता है तो इन नंबर्स को एक्सक्लूड करते हैं और अंदर इसके बीच में जो भी आते हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं। और जब कैपिटल वाला ब्रैकेट रहता है तो इनके बीच वाले को भी इंक्लूड करते हैं और खुद इन संख्याओं को भी इंक्लूड कर लेते हैं। और जब ये कर्ली ब्रैकेट होता है तो स्पेशल जो नंबर्स लिखे होते हैं केवल वही सॉल्यूशन बनते हैं, बाकी के सॉल्यूशन नहीं बनते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों ब्रैकेट में प्रयोग होता है। तो ये देखिए जब हम लोग आंसर लिखना होता है तो जैसे कोई क्वेश्चन हल किए चाहे और भी कोई भी काम किए तो वहाँ पे जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो ये वाला ब्रैकेट लगा करके हल करते हैं। और ये वाला केस कहाँ पे आता है, ये वाला केस वहाँ पे आता है जैसे जब आप पढ़ेंगे रैखिक और समीकरण लीनियर इनइक्वेशन, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही सब देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि ये दोनों ब्रैकेट कब आएंगे, ये दोनों ब्रैकेट जब x बिलोंग करेगा r से तभी ये दोनों ब्रैकेट लगेंगे ही लगेंगे। अगर x किसी और से बिलोंग कर रहा है r को छोड़ करके, अगर x बिलोंग कर रहा है w से, n से, i माइनस से, i से, q से, तब आप समझ लीजिएगा कि आपका जो भी सॉल्यूशन लिखना होगा वो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप रैखिक और समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में इन सब के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल ये थोड़ा बताना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट उनका यूज हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स पर जो संक्रियाएं लगते हैं उन संक्रियाएं कुछ नियमों का पालन करती हैं। तो पहले हम लोग संक्रियाएं समझ लेते हैं कि कितनी होती हैं और कौन कौन सी संक्रियाएं उन नियमों का पालन करती हैं। तो देखिए संक्रियाएं 4 तरह की होती हैं। एक होता है योग की संक्रिया, दूसरा होता है घटाने की संक्रिया, तीसरा होता है गुणा की संक्रिया और चौथा होता है भागे की संक्रिया। ठीक ना, अब देखिए जो संख्याएं होती हैं वो योग और गुणा की संक्रियाओं पर नियमों का पालन करती हैं लेकिन घटाने पर और भाग पर नहीं करती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं करती हैं। तो इनके ये तो होंगे ही नहीं, पालन करेंगे ही नहीं, बस पालन कौन करते हैं तो उनका योग और गुणा। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं कि कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं। तो योग के लिए देखिए पहला होता है संवरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर लॉ। अब देखिए क्लोजर लॉ क्या होता है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप दो नंबर्स ले रहे हैं, अगर दोनों इंटीजर हैं तो उनको जोड़ने पर भी इंटीजर ही मिलना चाहिए, या फिर अगर दो नंबर ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर है तो उनको जोड़ने पर भी नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि वो संख्याएं संवरक नियम का पालन करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर a और b हमने दो संख्याएं लिया, ये क्या हो नेचुरल नंबर हो, तो जब हम इनको जोड़ें तो इनका योगफल भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब हम कहेंगे कि ये किस नियम का पालन कर रही हैं, तो ये संवरक नियम का पालन कर रही हैं। ठीक है ना, यानी कि सेम संख्या में सेम संख्या जोड़ने पर सेम संख्या मिलना चाहिए, नेचुरल जोड़ने पर नेचुरल मिलना चाहिए, इंटीजर में इंटीजर जोड़ने पर इंटीजर मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना, तो जब ऐसी होंगी तब हम इसको बोलेंगे कि यह संवरक नियम का पालन कर रही हैं। और जैसे मान लीजिए एक हमने ले लिया इंटीजर और एक हमने ले लिया रेशनल नंबर, जब इनको जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा हमको, रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो देखिए सेम संख्या में सेम संख्या नहीं जोड़े, हम डिफरेंट जोड़े तो ये क्या होंगे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम संख्या लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे ये हमने लिया। जो दूसरा देख लीजिए क्रम विनिमय नियम। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। और देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है कि आप दो संख्याएं लिए हो, उनके क्रम को बदल दें लेकिन उनके मान पर कोई डिफरेंट ना हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 2 और 3, तो जब 2 में 3 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 5। लेकिन अगर यही हम 3 + 2 कर दें, इनके क्रम को बदल दें, पहले स्थान पर 2 था, दूसरे स्थान पर 3 था, अब क्या कर दें, अब पहले स्थान पर 3 कर दे, दूसरे स्थान पर 2 कर दे, तब इनको जोड़ेंगे तभी हमको 5 ही मिलेगा। देखिए इनके क्रम को बदलने लेकिन इनके मान में कोई अंतर नहीं आया। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम को बदलने पर उनके मान में कोई अंतर ना हो। तो जैसे दो संख्या हम a और b ले लेते हैं, अगर दो संख्या a और b है तो a में b को जोड़े तब भी हमको उतना ही मिलेगा जितना b में a को जोड़ेंगे और मिलेगा। समझ रहे हैं ना,
तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो ये संख्याओं का जो योग होता है वो भी क्या होता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी होता है साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए साहचर्य नियम क्या होता है। साहचर्य नियम में हम लोगों को 3 संख्याएं लेनी होती हैं। तो 3 संख्याएं मान लीजिए हमने ले लिया ए, बी और सी। इनमें क्या होता है कि पहले 2 को जोड़ने के बाद तीसरे को जोड़िए तब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना लास्ट के 2 को जोड़ने के बाद पहले को जोड़ने पर मिलता है। जैसे कोई नंबर से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने 3 संख्याएं 2, 4 और 7 लिया। अब इसमें देखिए पहले 2 को हम एक साथ जोड़ रहे हैं तो 2 + 4 अर्थात ये हो जाएगा 6। अब पहले 2 को जोड़ने के बाद फिर हम तीसरे को जोड़े तो ये हो जाएगा 2 + 4 और +7। देखिए 2 + 4 यानी कि 2 में 4 को जोड़े तो 6 मिला है, फिर +7 है यानी कि ये हो जाएगा आपका 13। तो देखिए पहले 2 को जोड़ने के बाद फिर हमने तीसरे को जोड़ा तो हमको 13 मिल गया। अब क्या करेंगे, इस लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद फिर पहले को जोड़ेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो 2 + 4 + 7 तो ये 2 प्लस, अब देखिए 7 और 4 मिलकर हो जाएगा 11 और फिर इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 13। अब देखिए ये भी 13 दे दिया, ये भी 13 दे गया। तो ये कब हुआ, जब पहले 2 को जोड़ने के बाद तीसरे को जोड़े हैं और यहाँ पे क्या हुआ है कि जब लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद पहले को जोड़े हैं, ठीक है ना। तब भी हम लोगों को क्या मिला है, 13 ही मिला है। यानी कि इसी नियम को हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संख्याओं के गुणनफल पर जो ये नियम है ये पालन करते हैं कि नहीं। तो देखिए संख्याओं के गुणनफल पर भी ये नियम पालन करते हैं। पहला नियम होता है संवर्ग नियम, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे लिए थे हम लोग 2 संख्याएं, इनको जोड़े थे तो हमको उसी से बिलोंग करें। यानी कि अगर हम ए और बी नेचुरल नंबर लेंगे तो उनका योगफल भी नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो ये संवर्ग नियम का पालन करते हैं। तो उसी तरह से गुणनफल भी संवर्ग नियम का पालन करते हैं। अगर मान लीजिए ए और बी आपने लिया और ये दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर, तो इनका गुणनफल भी कैसा मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 और 7। देखिए 2 और 7 क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 14। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो धन पूर्णांक होते हैं उन धन पूर्णांकों के गुणनफल जो होते हैं वो संवर्ग नियम का पालन करते हैं। दूसरा, अच्छा ये अगर दोनों डिफरेंट ले लेंगे या फिर अगर ये दोनों ऋण पूर्णांक ले लेंगे तो ये संवर्ग नियम का पालन नहीं करेंगे। जैसे हमने ले लिया 2 ऋण पूर्णांक, मान लीजिए -2 और -7 होगा, तो ये दोनों ऋण पूर्णांक हैं। यानी कि ये दोनों, मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो देखिए यहाँ पे ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जब इनका गुणा करेंगे तो ए बी यानी कि मिलेगा +14। तो ये किससे बिलोंग कर ले रहा है, ये देखिए ये केवल इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये जो ऋण पूर्णांक है यह संवर्ग नियम का पालन नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी कि केवल धन पूर्णांक ही करेंगे। तो देखिए दूसरा क्या है, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम का पालन भी ये करती है। यानी कि अगर 2 संख्या लेंगे, उन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे, उनके क्रम को बदल देंगे तो उनके मान में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 और 5, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 10, या फिर 5 में 2 का गुणा करें तब भी हमको 10 ही मिलेगा। अर्थात इनके क्रम को बदलने पर इनके मान में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यानी कि संख्याओं का जो गुणनफल होते हैं वह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यानी कि ए गुणे बी लिखिए चाहे बी गुणे ए लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही होगा, बस इनके क्रम को बस बदला गया, लेकिन इनके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तीसरा नियम है साहचर्य नियम। अब देखिए साहचर्य नियम, तो साहचर्य नियम में 3 संख्या लेनी होती हैं, ए बी और सी। तो साहचर्य नियम में क्या होता है कि पहले 2 का गुणा करने के बाद तीसरे का गुणा करिए, या चाहे लास्ट का 2 का गुणा करने के बाद पहले का गुणा करिए, दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, आंसर सही समान ही आएंगे। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2, 3 और 7। तो देखिए पहले 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में फिर 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42। या फिर लास्ट का 2 गुणा कर ले पहले, फिर पहले में गुणा करें तो फिर क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, फिर 21 में 2 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 42। देखिए दोनों ही स्थितियों में 42 से मिल रहा है। तो यानी कि अगर ए पहले 2 का गुणा करने के बाद तीसरे का गुणा करें तब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना लास्ट के 2 का गुणा करने के बाद पहले का गुणा करने पर मिलता है, ठीक है। तो यानी कि जो संख्याओं का गुणन होता है वह साहचर्य नियम का पालन करता है। चौथा देख लेते हैं। चौथा होता है बंटन, या इसी को हम लोग वितरण नियम भी बोलते हैं। अब
देखिए जो संख्याओं का गुणन होता है वह योग पर वितरित होता है और ये घटाने पर भी वितरित होता है। जैसे मान लीजिए ए हो और यहाँ पे बी में सी को जुड़े हो, तो बी प्लस सी अगर इसका ए का गुणा करेंगे तो ये ए क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी। तो देखिए पहले ये यहाँ था, एक ही अकेला था, अब ये क्या हो गया, दोनों के पास चला गया, यानी कि बट गया ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वितरण नियम। ठीक है, अब चूंकि देखिए, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी प्लस सी और गुणे ए इधर लिख सकते हैं, तो अब जब ये होगा तो क्या होगा, ये बी गुणे ए फिर प्लस ये हो जाएगा सी गुणे ए। तो देखिए ये बाएं से वितरित हुआ और ये दाएं से वितरित हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायां वितरण नियम, और इसको हम लोग बोलते हैं दायां वितरण नियम। ठीक है ना।